नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 6th, 7th एंड 8th दिसंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम देखेंगे हम्पी स्टोन चैरियट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काफ़ी डिटेल से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चाइनास आर्टिफिशियल सन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। उसके बाद हम देखेंगे जुपिटर सैटर्न ग्रेट जंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद डिस्कशन होगा महापरिनिर्वाण दिवस से रिलेटेड और लास्ट में हम स्टडी करेंगे जापान हायाबुसा 2 मिशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और उससे पहले अगर आप में से किसी को भी इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से जो कि रिलेटेड है हम्पी स्टोन चैरियट से। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, ये जो हम्पी स्टोन चैरियट है इसके आसपास इस प्रकार की फेंसिंग लगा दी है, ठीक है ना, चेन वगैरह लगा दिए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इसको छू ना सके। लोग क्या करते हैं ना, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर चढ़कर फोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, जिससे क्या होता है इस मॉन्यूमेंट को हार्म पहुंच सकता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेप उठाए गए हैं। ये जो चैरियट है ये विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। ऑलराइट, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ और बातों को समझते हैं हम्पी चैरियट से रिलेटेड। हम्पी चैरियट जो है इंडिया के 3 फेमस चैरियट में से एक है। पहला तो हो गया हम्पी चैरियट, ऑलराइट। इसके बाद है आपका कोनक जो कि उड़ीसा में है और महाबलीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। इनके आप डायग्राम भी देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो पहला वाला है ये कोनक जो कि उड़ीसा में सन टेम्पल का पार्ट है। इस प्रकार से यहाँ पर भी चैरियट वगैरह बने हुए हैं। अगला आपको यह देखने को मिलेगा महाबलीपुरम में जो कि तमिलनाडु में। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको कब बनाया गया था, तो 16th सेंचुरी में बाय किंग कृष्ण देव राव के द्वारा इनको बनाया गया था, जो कि विजयनगर के रूलर थे, उन्होंने इसको बनवाया था। विजयनगर, ये जो पूरी आपकी डायनेस्टी है, विजयनगर किंगडम है पूरा, ये कब से कब तक रही है, तो 14 से लेकर 17th सेंचुरी तक इसने इस पूरे एरिया में साउथ इंडिया में रूल किया है। ये जो चैरियट है, ऑलराइट, ये किसको डेडिकेटेड है, तो इट इज डेडिकेटेड टू गरुड़ा। गरुड़ा कौन है, गरुड़ा जो है लॉर्ड विष्णु के ऑफिशियल व्हीकल है। ठीक है, उनके वाहन है लॉर्ड गरुड़ा। विट्ठल टेम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको बनाया गया था 15th सेंचुरी में ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकेंड। ऑलराइट, ये जो है विजयनगर किंगडम के एक किंग हुआ करते थे, काफी फेमस किंग रहे हैं ये। इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर बाहर आपको ये चैरियट देखने को मिलेगा, अंदर ये पूरा जो है टेम्पल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो पूरा टेम्पल है ये विट्ठल लॉर्ड को डेडिकेटेड है। विट्ठल जो लॉर्ड है, ऐसा माना जाता है कि वो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं या फिर उनका ही इनकारनेशन है। ठीक है, इस टेम्पल को बनाया गया है द्रविडियन स्टाइल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हम्पी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हम्पी जो है ये कैपिटल सिटी रही है विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है, तो कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। किसके द्वारा बनाया गया था हम्पी को कैपिटल, तो हरिहरा एंड बुक्का, जिन्होंने विजयनगर किंगडम की शुरुआत की थी। इन दोनों किंग ने जो है विजयनगर किंगडम की शुरुआत की थी। कब स्टार्ट किया था, 1336 में। हम्पी जो सिटी है उसको इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, और ये दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम भी है। ठीक है, कब बना था, 1986 में। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको कुछ और फेमस प्लेसेस देखनी हो तो कृष्ण टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, नरसिम्हा गणेश टेम्पल है, और हेमागुप्ता ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, और बहुत सारे आपको अलग अलग टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लोटस महल काफ़ी फेमस है यहाँ पर, पट्टाभिरामा टेम्पल काफ़ी फेमस है यहाँ का। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखने की हम्पी में कौन कौन सी साइट्स देखने को मिलती हैं, फेमस प्लेसेस। ऑलराइट, ये जो हम्पी सिटी रहा है ये काफ़ी प्रॉस्परस हुआ करता था। विजयनगर जो किंगडम है वो काफ़ी फेमस किंगडम था इंडिया का और काफ़ी प्रॉस्परस किंगडम रहा है। ठीक है, लेकिन एक बैटल होती है जो कि होती है बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में। काफ़ी
इंपॉर्टेंट बैटल ये इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ पर क्या हुआ था, जो विजयनगर किंगडम के हिंदू किंग थे उनके साथ लड़ाई हुई थी 4 अलाइड मुस्लिम सुल्तान्स की। बीजापुर, बिदार, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सभी के जो सुल्तान्स हुआ करते थे उन सब ने लड़ाई ली थी विजयनगर किंगडम के साथ। और उसमें क्या हुआ था, काफी मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया था विजयनगर किंगडम का। ठीक है, विजयनगर किंगडम के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विजयनगर किंगडम को स्टैब्लिश किया था हरिहरा और बुक्का ने। इन्होंने शुरुआत की थी संगम डायनेस्टी की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है ये और फर्स्ट डायनेस्टी रही है विजयनगर एम्पायर की। टोटल जो है 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं विजयनगर किंगडम में, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी और अराईवीडु डायनेस्टी। ये 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आप पढ़ते हो विजयनगर किंगडम में। ठीक है, विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। एक सिटी भी हुआ करती थी विजयनगर और बाद में आगे चल के ये किंगडम बन गया। चलिए, अगले इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे हैं वो थे कृष्णदेव राव, जिन्होंने जो कि तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे और मोस्ट फेमस रूलर हैं विजयनगर किंगडम के। इन्होंने एक्सपांशन और कंसोलिडेशन के पर काम किया। और जो आपको टेम्पल में गोपुरम देखने को मिलता है, गोपुरम क्या होता है, जब भी आप साउथ में किसी टेम्पल में जाएंगे तो आपको बाहर एक मैसिव गेट दिखाई देगा। इस प्रकार से काफी मैसिव गेट होता है, उसको गोपुरम बोलते हैं। उसकी शुरुआत कृष्णदेव राय ने ही की थी। इन्होंने एक तेलुगु आर्किटेक्चर भी लिखा है जिसका नाम है अमुक्ता माल्यादा। ठीक है, ये इन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है, इसको लिखा भी है, कंपोज किया है इन्होंने। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर को। ये जो टेम्पल है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, विट्ठल टेम्पल ऑफ हम्पी, ये द्रविडियन आर्किटेक्चर टेम्पल है। ठीक है, इंडिया में जो है मेनली 2 प्रकार के टेम्पल आर्किटेक्चर काफी फले फूले हैं। पहला है जिसमें से नगारा जो कि नॉर्दर्न इंडिया में है और द्रविडियन जो कि साउथ इंडिया में रहा है। ये टेम्पल्स को बनाने का आर्किटेक्चर, उनका पैटर्न है, जिस प्रकार से टेम्पल को डिजाइन किया जाता है इन 2 स्टाइल्स में डिजाइन किया जाता है। ठीक है, एक और है आपका विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या है, इन दोनों का मिक्स है, द्रविडियन और नगारा स्टाइल का। ठीक है, फीचर्स की अगर हम बात करें नगारा और द्रविडियन की, तो देखिए इनके बनाने में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप यहाँ से डिफरेंस को देख सकते हैं। यह है आपका नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और यह द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविडियन स्टाइल में आप जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं गोपुरम। ठीक है, फिर आप उसके अंदर एंटर करते हैं, सेंटर में आपको मंडप देखने को मिलता है। ये वाला जो पोर्शन होता है टेम्पल का उसको हम बोलते हैं विमाना और टॉप पर होता है शिखर। ऑलराइट, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल टेम्परेचर अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार के गोपुरम होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, पिलर्ड हॉल्स होते हैं, यहाँ पे हॉल्स बने होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे एक वाटर टैंक भी होता है। ठीक है, मंतपा, और यहाँ पे इनर सेक्टम होता है टेम्पल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला आर्टिकल जो कि है चाइना के आर्टिफिशियल सन से रिलेटेड। क्या है आर्टिफिशियल सन? तो देखिए ये एक्चुअली में सन से, जिस प्रकार से सन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ऑलराइट, क्या होता है सन के अंदर? सन के अंदर पाई जाती हैं गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं सन के अंदर। होता क्या है, 2 हाइड्रोजन गैस कंबाइंड होती हैं और जब ये कंबाइंड होती हैं तो ये बनाती है एक हीलियम न्यूक्लियाई को। ठीक है, जब हीलियम न्यूक्लियाई बनती है तो ये अपने साथ बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करती है। इसी प्रोसेस के थ्रू, ये प्रोसेस को क्या नाम बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से सन जो है एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसी प्रकार की एनर्जी को बनाने का काम किया है चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन के द्वारा। इस प्रकार का एक रिएक्टर बनाया है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है चाइना ने। यहां पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को ऐड किया जाता है फ्यूजन की मेथड से और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक और रिएक्टर है जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इसको बनाने के लिए टोटल 35 नेशन साथ में आए हैं और इसको लॉन्च किया गया था 1985 में। मकसद क्या है? मकसद है क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना। आपको पता होगा न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीन एंड क्लियर एनर्जी। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी को बनाने का मोटिव है इस रिएक्टर की मदद से।
कहाँ पर लोकेटेड है ये रिएक्टर? तो फ्रांस में लोकेटेड है। ऑलराइट, अब आपको आपके लिए एक होमवर्क है, आपको पता करना है कि इंडिया जो है वो इसका मेंबर है या नहीं है। ठीक है, ये बात आप पता कीजिएगा। थोड़ी टोटल 35 नेशंस हैं यहाँ पर, तो इंडिया उनमें से एक है या नहीं है, ये आपको पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है जुपिटर सैटर्न ग्रेट कंजंक्शन से रिलेटेड। रिसेंटली क्या हुआ है, 21 दिसंबर 2020 को हमें क्या देखने को मिलेगा, सैटर्न और जुपिटर जो हैं वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा जो है हर 20 ईयर्स में एक बार देखने को मिलता है। जुपिटर सन के अराउंड 12 ईयर्स में अपना एक कंप्लीट करता है। एक पूरा जो रेवोल्यूशन है जुपिटर का वो 12 ईयर्स में कंप्लीट होता है। ये जो 12 ईयर्स हैं ये अर्थ ईयर्स हैं। ठीक है, सैटर्न को टोटल टाइम लगता है 29 ईयर्स एक राउंड सन के अराउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, और हर 20 साल में ऐसा एक मौका आता है जब ये दोनों सेम लाइन में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम किस डेट को आते हैं, तो 21 दिसंबर 2020 को ही हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम दिसंबर सॉलिस्टिस के नाम से भी जानते हैं। जुपिटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल बातें देख लेते हैं। जुपिटर जो है अगर हम सन से देखें तो 5th प्लैनेट है। ठीक है ना, पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आता है आपका जुपिटर। लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है ये। ठीक है, इसे जूवियन और गैस जाइंट प्लैनेट भी बोला जाता है। टोटल 2 प्रकार से प्लैनेट्स को डिवाइड किया जाता है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में आपके जो सन के क्लोजेस्ट होते हैं, ठीक है, जो बाकी के आपके 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें इनर प्लैनेट्स बोला जाता है, और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स बोला जाता है। ठीक है, और आउटर प्लैनेट्स को ही जूवियन और गैस प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दी गैसेस से बने होते हैं। कौन कौन सी गैसेस से ये बने होते हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन। जुपिटर के टोटल 75 मून्स हैं, और इसके जो 4 बड़े बड़े मून्स हैं उनको डिस्कवर किया गया था गैलियन सैटेलाइट के द्वारा, जो कि गैलीलियो की द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो गैलीली, उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया था 1610 में। कौन कौन से थे इसके 4 जो लार्जेस्ट मून हैं जुपिटर के, लू, यूरोपा, गैलीमेडा एंड सेलिस्टो, ये इसके 4 सबसे बड़े मून्स हैं। उसके बाद एक वोयेगर मिशन है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस मिशन से रिलेटेड, तो इसको भेजा गया था जुपिटर के पास। ठीक है, टोटल 9 स्पेस क्राफ्ट हैं जो जुपिटर को विजिट कर चुके हैं, और मोस्ट रिसेंटली जूनो सैटेलाइट, इसको भेजा गया है कहाँ पर, जुपिटर पर 2016 में। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इससे बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और सैटर्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सैटर्न जो है वो 6th प्लैनेट है। ठीक है, जुपिटर के जस्ट बाद आपका सैटर्न आता है। इसके टोटल 82 मून्स हैं। इसके सबसे बड़ा जो मून्स है उसका नाम है टाइटन, और टाइटन इकलौता ऐसा सैटेलाइट है जो कि क्या है, जिसका खुद का अपना एटमॉस्फेयर है। ठीक है, सैटर्न का खुद का अपना एटमॉस्फेयर है, टाइटन का अपना खुद का एटमॉस्फेयर है। इसके बाद 5 मिशन जो हैं एट प्रेजेंट सैटर्न पर भेजे गए हैं, पायनियर 11, वोयेगर 1 एंड 2, और रिसेंटली, बहुत ज़्यादा रिसेंटली बात करें हम तो कैसिनी, जो कि 2004 से लेकर 2017 तक ऑपरेशनल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है महापरिनिर्वाण दिवस से रिलेटेड। क्या हुआ है, दिसंबर 6 को क्या मनाया जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सेलिब्रेट की जाती है। ऑलराइट, अब महापरिनिर्वाण है क्या, देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, इस टर्म को लिया गया है परिनिर्वाण से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बुद्धिज्म का। ठीक है, इसका मतलब होता है निर्वाण आफ्टर डेथ, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होना। ऑलराइट, इसको कहाँ पर बताया गया, तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और महापरिनिर्वाण सुत्ता, यानी कि डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो कि कब हुई थी, जब वो 80 ईयर्स के थे, तब उनकी डेथ हो गई थी, और उसको मनाया जाता है महापरिनिर्वाण सुत्ता के नाम से। ठीक है ना, इस इवेंट को, बुद्धा के इस इवेंट को, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, उस इवेंट को नाम जाना जाता है महापरिनिर्वाण सुत्ता के नाम से। ऑलराइट, ठीक है, अब बी.आर. अंबेडकर का इससे लेना देना क्या है, क्यों हम बी.आर. अंबेडकर की जो डेथ है उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो देखिए,
बी आर अम्बेडकर की डेथ होती है दिसंबर 6, 1956 में। ऑलराइट, अपना काम यानी कि जैसे ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कंपेयर किया जाता है बुद्धा से। बुद्धा ने अपने धम्मा दिए थे, ठीक ना, कुछ सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स दिए थे, और जिसे हम धम्मा के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से बी आर अम्बेडकर ने भी अपने धम्मा दिए, जिसे हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और ऐसा माना भी जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो फॉलोअर हुआ करते थे बुद्धा के। तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करके देखा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को लॉर्ड बुद्धा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है जापान हायाबुसा मिशन से रिलेटेड। देखिए, इस मिशन को 6 ईयर अगो भेजा गया था। कहाँ पर? स्पेस में भेजा गया था। एक एस्ट्रॉइड है युगु एस्ट्रॉइड, ठीक है, वहाँ पर भेजा गया था कि ये युगु एस्ट्रॉइड पर जाएगा और वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर कर लाएगा, ठीक है। तो रिसेंटली ये वापस आ चुका है अर्थ पर, इसने अपने साथ कुछ सैंपल भी लेकर आया है। तो बस आपको इसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये इंडिया का मिशन होता तो हम इसके बारे में बाकी सारी चीज़ें भी देखते कि ये कब गया था, कैसे इसको वापस लाया गया है, सैंपल जो लेके आया उसका क्या आउटकम है, लेकिन अभी ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और आर्टिकल आप देख लीजिए माइक्रोवेव से रिलेटेड। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स जो है रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। माइक्रोवेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और राइट, वेवलेंथ इनकी रेंज होती है 1 mm से लेके 30 सेंटीमीटर्स तक। और राइट, ये फॉल करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस पूरे एरिया को बोला जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी अगर हम माइक्रोवेव्स की देखें तो मेटल के सरफेस से माइक्रोवेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, बताइए ट्रू है या नहीं, ठीक है। इसके बाद माइक्रोवेव्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आर एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, तो वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनको। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय वेव इफेक्ट सच एज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। माइक्रोवेव कैन पास थ्रू ग्लास एंड प्लास्टिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है माइक्रोवेव्स की जो आपको याद रखनी है। तो गाइज ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।